नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी राज्यसभा से रिपोर्टर की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए हम लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद अगर तैयारी स्टार्ट करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार की तरह जैसे लोकसभा में अभी हुआ कि बहुत ज्यादा टाइम मिल गया, 2 साल 2.5 साल का समय मिल गया, तो हर एग्जाम में 2.5 साल का समय नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी 100-120 की स्पीड है और जब वैकेंसी आएगी तो हम 160 कर लेंगे, तो भैया पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आप रिपोर्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इसको आप डिक्टेशन को पूरा लिखिएगा और पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताइएगा कितनी मिस्टेक आ रही है, ट्रांसक्राइब करिएगा। ठीक है, पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहे तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकंड, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए सब कुछ करना है तो फिर कृषि उत्पादन का जो मूल आधार है, उस खाद और पानी की जो समस्या है, जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो मेरे मन में आता है कि कहीं वित्त मंत्री महोदय अपनी ही बात को अपने ही सिद्धांतों के द्वारा तो काट नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अभी भी चौथाई भूमि से ज्यादा सिंचित भूमि नहीं है। इस देश की जितनी कृषि योग्य भूमि है, उसका चौथाई से भी कम हिस्सा ऐसा है जो सिंचित भूमि के नाम से पुकारा जा सकता है। मेरी राय में अब समय आ गया है जबकि पिछले 2-3 वर्षों की नीति पर फिर विचार किया जाए और एक मात्रा में घाटे के बजट का सहारा लेकर ही सही आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाओं की गति को बहुत बढ़ा दिया जाए। इस मामले में मैं समझती हूँ कि तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि आज जनसाधारण में जो असंतोष उभर रहा है वह हानिकर दिशाओं में न चलने पाए। आज के राजनीतिक वातावरण की दृष्टि से भी मैं कहना चाहती हूँ कि विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता सर्वोपरि है। जहां तक कि नए बजट के अंतर्गत कर नीति का संबंध है, अच्छा होता यदि मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर न लगाया जाता। मेरी राय में इस प्रकार के करों से बचना ही उचित है, परंतु वस्तु स्थिति कुछ ऐसी लगती है कि प्रायः गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। एक नया कर जिसे पहली बार वित्त मंत्री ने लगाने को ठानी है, वह कृषि संपत्ति संबंधी कर है। अब से पहले कुछ राज्यों में कृषि संबंधी आयकर लगाया गया था, परंतु उसके प्रशासन तथा वसूली आदि में इतनी कठिनाइयां आईं कि राज्य सरकारों को अपनी नीति बदलनी पड़ी। बात यह है कि जहां करोड़ों अनपढ़ तथा गांवों में बसने वाले किसानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है, वहां ऐसा कोई कर सफल नहीं हो सकता। उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई प्रकार से सताए जाते हैं और फिर वे लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं। इसलिए पहले देखना यह पड़ेगा कि यह कर कितने कृषकों पर लागू होने वाला है और उससे कितना रुपया कर के रूप में वसूल होगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को न रखकर उनके संचालन के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हों, तब तक यह संस्था कभी सफल नहीं हो सकती। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम जो असफल हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है। जितनी भी असफलता हुई है उसका कारण हमारी नौकरशाही रही है। जिस नौकरशाही को समाजवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसका सदा बोलबाला रहा है। इसका परिणाम यह रहा है कि एक ओर तो इस देश में छोटे छोटे मामलों में बराबर देरी होती गई है, निर्णय नहीं लिए गए हैं, और दूसरी ओर उसके होने वाले लाभों से गरीबों को दूर रखा गया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस बात की आवश्यकता है कि बैंक गांवों में जाते। आज तो बैंक एक तरह से शहरों के एकाधिकार हो गए हैं।
जिसके कारण वहीं पर सारे उद्योग पनपते जा रहे हैं। शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उनको दूर करने के लिए आपके बैंकों को गांवों के अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और निश्चित तरीके से योजनाएं बनानी पड़ेगी। निश्चित निर्देश देना पड़ेगा जिसके आधार पर बैंकों का ज्यादा से ज्यादा लाभ गांव और उन कस्बों को हो जहां अभी तक लोगों का काफी विकास नहीं हो पाया है। सभापति जी, सांप्रदायिकता और जातिवाद इन दोनों के विरुद्ध सभी राजनीतिज्ञ हैं और जो इन दोनों से लाभ उठाना चाहते हैं, कम से कम मौखिक रूप से तो वह भी यही कहते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है, जातिवाद बुरा है। मैं तो यही मानकर चलूंगा कि जब पूरा देश यह कहता है कि ये दोनों चीजें बुरी हैं, तो सचमुच सभी यही चाहते हैं कि न सांप्रदायिकता रहे और न जातिवाद रहे। आज भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 50% कृषि से आता है। हमारे देश के कुल निर्यात के सामान में 70% कृषि उत्पादन की चीजें शामिल होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि इस सदन के लिए यह अंतिम अवसर होगा, जबकि इस संविधान में इस आधार पर यह संशोधन करने का अवसर आया है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इसकी जड़ में जाने के लिए हमारे सदन को और सरकार को एक हिम्मत होगी। हिम्मत की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम में से अधिकांश लोग इसी समाज में आते हैं और हम जानते हैं कि जिनके हाथ में संपत्ति है, उन्हीं के द्वारा यह अछूत और छूत का रोग फैला हुआ है। यह वर्णाश्रम धर्म नहीं है, हमारे यहाँ यह धनाश्रम धर्म है, संपत्ति पर आधारित है। और इसके लिए मैं इतनी ही आशा कर लेता हूं कि आज अभी जो देश के विभिन्न भागों में जमीन कुछ हाथों में केंद्रित है, जब तक जमीन के एकाधिकार को हम नहीं तोड़ सकेंगे, जो कुछ लोग सैकड़ों और हजारों एकड़ रखे हुए हैं, जिनमें अधिकांश सदस्य भी इस सदन में सम्मिलित हैं, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि सदन को भी हिम्मत होगी कि आज जिस तरह से हमने लगभग एक मत से इसको स्वीकार किया है, भूमि सुधार का प्रश्न जिसकी चर्चा उठी है, हम उठाएंगे कि जो जोतने वाला है, जो खेत पर मेहनत करता है, जिसमें 100% हरिजन तो हैं ही, आदिवासी भी हैं, तो जो मेहनत करता है जमीन पर उसका अधिकार होगा। सदन को यह हिम्मत होगी कि वह इस चीज को करे। मैं आशा करता हूं कि और नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए एक ढकोसला होगा। यही आग्रह मैं सभी लोगों से करता हूं कि भूमि के प्रश्न को सुधारे बिना अछूतोद्धार नहीं होने वाला है और न ही राष्ट्रीय उत्थान होने वाला है। मैं चाहता हूं कि वह शांति से हो, इसीलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूं। नहीं तो अशांति फूटेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि शांति से हो, इसलिए मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि दल और पार्टी की दीवार तोड़कर हम इस प्रश्न को लें और केंद्रीय सरकार भी हिम्मत करे। प्रधानमंत्री प्रतीक्षा में ना रहें कि कुछ और लोग इधर से चले जाएंगे तो वह करेगी, और लोग जाएंगे तो वह कठिनाई में फंस जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह अवसर है। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई होती है। कई माननीय सदस्य 4 बार बोल चुके हैं। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो सहानुभूति होनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूं कि मैं किसान की लड़की हूं और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती हैं, इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, उनको हर सुविधा होनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में इस वर्ष पानी बहुत कम वर्षा है, वर्षा बहुत कम हुई है। वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस वर्ष का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। उनसे इस वर्ष लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। वहां पर किसान ने अगर 5 मन बीज डाला था तो मुश्किल से 10 मन गेहूं ही हुआ होगा। किसान रो रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, इसलिए उनका इस वर्ष का लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप गेहूं की कीमत निर्धारित कर दें। किसान की खलिहान में जब गल्ला आता है और उसको वह जब बाजार में ले जाता है तो वहां पर व्यापारी लोग
उसको कम कीमत में खरीद लेते हैं और खरीद कर अपना घर भर लेते हैं। बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है उस समय उसको दुगने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं। जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला घरों से निकालते ही नहीं हैं। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं। किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है। इसलिए हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दें। फरवरी मार्च में दाम निर्धारित कर दें ताकि किसान का गल्ला कम दामों में ना बिकने पाए। अन्न की समस्या आज बहुत नहीं है। आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार किसानों से संबंधित कार्यों को समय पर नहीं निपटाती है। समय रहते किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें की। महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था, तब अंग्रेजी राज्य था। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूं। जैसा अभी कहा गया, आप जिन आयुर्विज्ञान कॉलेज और कैंसर संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली हैं। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे से अच्छे चिकित्सक रखे जाएंगे जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे। सभी आयुर्विज्ञान कॉलेजों में यही स्थिति होती है कि जो वहाँ पढ़ाते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं और वहाँ के विद्यार्थी भी पढ़ने के साथ साथ रोगियों को देखते हैं। इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यावहारिक ज्ञान भी मिलता जाता है। जिस संस्था में जितने अच्छे शिक्षक होंगे उस संस्था से विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं। जहाँ जितनी अधिक सुविधा होगी उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाभ भी उठा सकते हैं। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।